फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यतिकरण के बारे में कि व्यतिकरण क्या होता है। आप ही जानते हैं कि अगर किसी माध्यम में कोई हलचल उत्पन्न की जाए, जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। हमारे आसपास हवा होती है जिसमें एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक हलचल उत्पन्न होता है। वही हलचल दूसरे के कानों तक पहुंचता है तो उसे हमारी आवाज सुनाई देती है। वो क्या होता है, वो उसी को हम जो विक्षोभ या जो हलचल उत्पन्न होती है उसी विक्षोभ या हलचल को हम तरंग कहते हैं। जैसे अगर एक रस्सी के किसी सिरे को किसी दीवार से बांध दिया जाए और उसके दूसरे सिरे को पकड़ के हिलाया जाए तो एक ऐसी आकृति बन जाएगी, इस तरह की आकृति बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं वो संचरित नहीं होते, माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि इस माध्यम में जो हमने हलचल उत्पन्न की है, जो विक्षोभ उत्पन्न किया है, वही हलचल या विक्षोभ आगे की तरफ संचरित होता है। इसमें ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक, और ये जो नीचे का पोर्शन होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रफ। क्रिस्ट को हम श्रृंग भी कहते हैं और ट्रफ को हम हिंदी में गर्त कहते हैं। ठीक है, ये तो एक रस्सी की बात थी। अब अगर इसी जगह पे दूसरी भी कोई रस्सी हो, बगल में ही हो, बिल्कुल पास में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम आवृत्ति के अगर दूसरी तरंग उसमें उत्पन्न करें और दोनों को बिल्कुल पास पास रख दें तो कुछ समय बाद दोनों तरंगे क्या होंगी, आपस में बिल्कुल मिल जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी और एक नई तरंग का निर्माण करेंगी। एक नई वहां पे जो घटना होती है उसी घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। दो तरंगों के मिलने की जो घटना होती है, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण होते हैं कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये माध्यम का कण है। अब इस पे ये तरंग का भी प्रभाव पड़ रहा है और ये जो दूसरी तरंग है इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, इस कण पर ये जो तरंग है ये इस कण को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, ये वाली जो तरंग है ये भी इसको ऊपर ले जा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको ज्यादा एनर्जी मिल गई ऊपर जाने के लिए तो ये और ज्यादा आयाम का तरंग बन जाएगा, ये बड़ी, इसका आयाम और अधिक हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, जो यहाँ पे माध्यम का कण है उसको ये वाली तरंग नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी वाली जो तरंग है वो भी उसको नीचे ले जा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या है, ये जो होगा ये इसका आयाम और अधिक बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या है, दोनों तरंगे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को बढ़ा रही हैं, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस टाइम जो इस इंटरफेरेंस होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव या समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तरंग ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रही है और दूसरी तरंग नीचे की तरफ मूव कर रही है, ऐसे कर रही है। यानी यहाँ पर जो कण होगा उसको ये वाली तरंग ऊपर की तरफ ले जा रही है और ये वाली तरंग क्या कर रही है, नीचे की तरफ ले जा रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये दोनों एक दूसरे का के अपोजिट में है, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। बात आपको समझ में आ गई होगी। जब दोनों तरंगे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में एक तरंग जा रही है उसी डायरेक्शन में दूसरी तरंग भी उसको कण को, माध्यम के कण को कंपन करा रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो वहां पर क्या होता है, समपोषी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जो जहां पे वो एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं, उनके प्रभाव, एक दूसरे के प्रभाव को घटाने का प्रयास करती हैं, वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर इसी चीज को कहीं उसमें देखें, जैसे जल है कहीं पे रखा हुआ, वहां पर कोई कंकड़ अगर आप डाल दें तो वहां पर कैसा बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा, इस तरह की आकृति बनेगी। यानी यहाँ पर जो मान लीजिए पानी उभरा हुआ होगा, उसके बगल में पानी नीचे की तरफ गया हुआ होगा, कुछ इस तरह की आकृति बनी होगी, इस तरह का, ऐसे। यहीं पर दूसरा कण भी डाल दीजिए, ऐसे।
इस तरह से। तो वहां पर भी इस तरह का एक बनेगा। अब आप देखिए कि अगर इन दोनों को हम पास पास ये दो तरंगे, दो हलचल उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक प्रकार का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक तरह का पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न किस कारण से बन रहा है, इंटरफ्रेंस के कारण बनता है, यानी कि व्यतिकरण के कारण बनता है। ठीक है, जब प्रकाश के साथ ये घटना होती है, प्रकाश किरणें जो होती हैं, जब वो मूव कर रही होती हैं, उनकी आवृत्ति समान हो और एक ही दिशा में मूव कर रही होती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, तो जब उनके दोनों के स्ट्रिंग आपस में मिल जाए या दोनों के गर्त मिल जाए, यानी दोनों का क्रिस्ट मिल जाए या दोनों का ट्रफ मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और जहां पर उनका एक का श्रृंग और दूसरे का गर्त, यानी कि एक का क्रिस्ट और एक का ट्रफ मिलता है, तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश में कमी आ जाती है, यानी कि वहां पर अंधेरा हो जाता है। इस कारण से जब इसके सामने हम कोई पर्दा रखते हैं तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कहीं कहीं पे होता है जहां पे प्रकाश बहुत अधिक होगा और कहीं पे अंधेरा होगा, फिर अधिक होगा, फिर अंधेरा होगा, फिर अधिक होगा, फिर अंधेरा होगा। इस प्रकार से एक पैटर्न मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो घटना, जिस घटना के कारण ऐसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। व्यतिकरण में मैंने बता दिया, एक कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। जहां पे दोनों सेम कला में, सेम फेज में मिलेंगी, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और जहां दोनों अपोजिट फेज में मिलेंगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। अब आप ये जानते हैं कि किसी वेव का जो समीकरण होता है वो हम कैसे लिखते हैं, y = a sin ओमेगा t। अब हमारे पास दो वेव हैं, हमने दोनों का समीकरण लिख लिया। मान लीजिए एक y1 हो गया, इसका आयाम हमने मान लिया a1 हो गया। y1 = a1 sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक, ये एक वेव का समीकरण हो गया। फिर जो दूसरी वेव हमने ली है वो हमने मान लिया उसका जो विस्थापन है उस तरंग का, ये हो गया y2 = a2 sin ओमेगा t माइनस kx। ये तो सेम था दोनों, क्योंकि दोनों तरंगे बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की कला में अंतर है, दोनों के फेज में अंतर है, इसलिए हम यहाँ पे एक फेज डिफरेंस हम दिखा दे रहे हैं फाई का। ये फाई जो है इन दोनों तरंगों में फेज में अंतर है, फेज का डिफरेंस है। अगर ये दो तरंगे हैं और ये दोनों तरंगे कहीं पर आपस में मिल रही हों, मिले, तो क्या होगा, मैंने कहा कि एक जगह प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, कहीं पे प्रकाश की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, यानी कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आप ये देखिए, अगर इनको ऐड किया जाए, एक परिणामी तरंग हम ज्ञात करें, तो y = होगा y1 + y2, यानी दोनों तरंगों का वेक्टोरियल योग होगा, वेक्टर योग होगा उन दोनों का। तो हम यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये होगा a sin ओमेगा t माइनस kx। ये तो y1 की वैल्यू हो गई, प्लस y2 का मान कितना है, a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ये दूसरी तरंग हो गई। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये a1 sin ओमेगा t माइनस kx, तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस a2, और ये जो ओमेगा t माइनस kx को a मान लीजिए और जो फाई है इसको b मान लीजिए। तो साइन a प्लस b का मान कितना होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा y = साइन ओमेगा t माइनस kx को हमने कॉमन ले लिया, तो हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई, प्लस यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस ओमेगा t माइनस
kx और यहाँ हो जाएगा sin फाई और इसके साथ में क्या रहेगा a2 रहेगा। ये हमें समीकरण प्राप्त होगा। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और इन ब्रैकेट a1 प्लस a2 cos फाई। यहाँ से देख लीजिए कैसे हो गया है, a1 साइन ओमेगा टी cos फाई cos x माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, cos फाई था तो यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में था, इसको कॉमन ले लिया तो a1 प्लस a2 cos फाई हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम और अगर सॉल्व करें, इसको हम मान लेते हैं r cos थीटा, ये जो है इसको हम मान लेते हैं r cos थीटा।